विद्यार्थियों, आज हम बाजारों के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता का अध्ययन करेंगे। आर्थिक साहित्य में हम देखें तो बाजारों के वर्गीकरण के कई आधार हमें देखने को मिलते हैं। जैसे क्षेत्र के अनुसार स्थानीय बाजार हो सकता है, राष्ट्रीय बाजार हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार हो सकता है। समय के अनुसार अति अल्पकाल हो सकता है, अल्पकाल हो सकता है, दीर्घकाल हो सकता है और अति दीर्घकाल हो सकता है। कानूनी वैधता के अनुसार सामान्य बाजार हो सकता है या काला बाजार, जिसे हम ब्लैक मार्केट कहते हैं, वो हो सकता है। वस्तु बाजार, साधन बाजार, स्वतंत्र बाजार, नियंत्रित बाजार आदि कई प्रकार के बाजार हो सकते हैं। लेकिन प्रतियोगिता के आधार पर पूर्ण बाजार एवं अपूर्ण बाजार, जैसे विक्रेताओं के बीच पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक, अल्पाधिकार आदि पाई जा सकती है। इसी प्रकार क्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर क्रेता एकाधिकार या क्रेता अल्पाधिकार आदि का अध्ययन भी किया जाता है। चूँकि हमारे कोर्स में प्रतियोगिता के आधार पर बाजारों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाना है, इसलिए हम आज सबसे पहले लेते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह दशा होती है जिसमें एक व्यक्तिगत फर्म की वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। इस स्थिति में फर्म प्रचलित बाजार भाव पर चाहे जितना माल बेच सकती है, यानी जो एक कीमत तय हो जाती है बाजार में, उस बाजार कीमत पर चाहे जितना माल बेचा जा सकता है, लेकिन वह स्वयं कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। एक फर्म चाहे तो कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। ऐसी स्थिति में एक फर्म का जो औसत आय वक्र होता है वो क्षैतिज आकार का होता है, जैसा कि इस रेखा चित्र में आपको देखने को मिलेगा, है ना। एक्स अक्ष के समानांतर है मांग वक्र, AR = MR, दोनों ही समान है। तो इस रेखा चित्र के अनुसार वस्तु की कीमत OP है, जो बाजार में कुल मांग और कुल पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित हुई है। हम पूर्व में देख चुके हैं, है ना। यहाँ मैं एक बार और मांग और पूर्ति के द्वारा आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। मांग और पूर्ति के अध्ययन में हम पढ़ चुके हैं कि ये मांग वक्र और ये पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को जिस स्थान पर काटते हैं उस स्थान पर संतुलित कीमत और संतुलित मात्रा निर्धारित हो जाती है। तो ये बाजार की कीमत और बाजार की संतुलित मात्रा का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा हो जाता है। एक फर्म के लिए जो बाजार में ये जो कीमत तय हो जाती है वो कीमत दी हुई होती है, इसलिए इसका मांग वक्र एक्स अक्ष के क्षैतिज होता है या एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो इस रेखा चित्र में हम देखें तो मांग और कुल पूर्ति की शक्तियों के द्वारा OP कीमत निर्धारित हो जाती है। यह फर्म OP कीमत पर चाहे जितना माल बेच सकती है। यदि वह कीमत थोड़ी सी भी घटाती है ना, तो उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग जाएगी, जिससे उसका माल शीघ्र ही बिक जाएगा। तो प्रचलित कीमत पर फर्म की वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है ना। कई बार 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु का मांग वक्र किस प्रकार का होता है, तो मांग पूर्णतया लोचदार होती है। यही फर्म का औसत आय वक्र होता है, यानी AR वक्र होता है। औसत आय अथवा कीमत के स्थिर रहने से सीमांत आय भी स्थिर बनी रहती है और वह भी औसत आय के बराबर होती है। तो इसमें औसत आय बराबर सीमांत आय, AR एवरेज रेवेन्यू = मार्जिनल रेवेन्यू, दोनों ही समान होते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में AR = MR एवं दोनों का क्षैतिज होना जो है जरूरी होता है। इसको हम एक सारणी के द्वारा भी समझ सकते हैं। इस सारणी को देखें, है ना। यहाँ वस्तु की कीमत 5 रुपये है जो स्थिर है। वस्तु की इकाई 1 हो चाहे 5 हो, कीमत हमेशा स्थिर है 5 रुपये। ये कीमत जो बाजार में निर्धारित हो गई है मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा, है ना। फिर इससे आगे के कॉलम में जो कुल आय दिखाया गया है ना, जो कीमत को वस्तु की मात्रा से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है, यानी 1 × 5 5, 2 × 5 10, 3 × 5 15, 4 × 5 20 और 5 × 5 25। लास्ट कॉलम में हमने सीमांत आय को लिया है ना। सीमांत आय क्या है? कुल आय में परिवर्तन बटा वस्तु की मात्रा में या इकाई में परिवर्तन। तो चूंकि इकाई में परिवर्तन एक का ही हो रहा है, इसलिए अगर हम उसका भाग देंगे तो वही हमें प्राप्त होगा। जैसे यहाँ परिवर्तन हो रहा है 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 5 का। इन 5 में यहाँ 1 का परिवर्तन हो रहा है। तो अगर हम 1 का भाग देंगे तो ऐसी स्थिति में हमें
5 5 ही प्राप्त होंगे। तो इसका जो सूत्र है डेल्टा PR बटा डेल्टा Q होता है ना, कुल आय में परिवर्तन बटा वस्तु की मात्रा में परिवर्तन। और औसत आय हमेशा होती है PR बटा Q। AR जो है ये औसत आय है, ये है PR बटा Q। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे 5 बटा 1 तो 5 आ गया, 10 बटा 2 तो 5 आ गया, 15 बटा 3 तो 5 आ गया। और चूंकि यहाँ पर ये कीमत के बराबर होता है और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में कीमत बाजार में तय हो जाती है और वो स्थिर होती है और दी हुई होती है। तो इस प्रकार से जो है हम देख रहे हैं कि उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ देखें तो 2 इकाइयों पर कुल आय 10 रुपये है ना, जबकि 1 इकाई पर ये 5 रुपये है। अतः दूसरी इकाई के लिए सीमांत आय जो हो जाएगी 10 माइनस 5 बराबर 5। इसी प्रकार से प्रत्येक वस्तु की इकाई के स्तर पर सीमांत आय 5 आएगी। अब हम लेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। प्रोफेसर स्टोनियर व हैग ने इसकी कुछ शर्तें बतलाई है। उनमें जो सबसे पहली शर्त है वो है अनेक फर्में होनी चाहिए। इस एक उद्योग में पूर्ण प्रतियोगिता की पहली शर्त ये होती है कि इसमें अनेक फर्में होती है, इसलिए अकेली फर्म का समस्त उद्योग की उत्पत्ति व कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समस्त फर्म की कीमत और उत्पत्ति का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा हो जाता है और फिर वो कीमत, उस दी हुई कीमत पर वो फर्म माल बेचती है। वह अपनी उत्पत्ति को घटा बढ़ा सकती है, लेकिन इससे उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एक फर्म समस्त उद्योग की कुल उत्पत्ति का इतना थोड़ा सा अंश उत्पन्न करती है कि उसके द्वारा अपनी उत्पत्ति में काफ़ी मात्रा में परिवर्तन कर लेने पर भी उस उद्योग की कुल उत्पत्ति व कीमत पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार से एक व्यक्तिगत फर्म कीमत को स्वीकार करने वाली होती है, न कि कीमत का निर्धारण करने वाली। देखिए, ये भी सवाल हो सकता है ना, कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में व्यक्तिगत फर्म कीमत को स्वीकार करने वाली होती है या कीमत को निर्धारण करने वाली। तो व्यक्तिगत फर्म केवल कीमत स्वीकार करता होती है, प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगा गाँव के माध्यम से। जब बाजरे की फसल या गेहूं की फसल होती है तो किसान ट्रैक्टरों में भर करके मूंग मोट जो भी फसल है उसको लेकर के और बाजार में जाते हैं, कृषि मंडी में जाते हैं। और कृषि मंडी में हम देखते हैं वहाँ बाजार की स्थिति कृषि मंडी है, तो वहाँ प्रतियोगिता होती है। बहुत सारे किसान माल लेकर आते हैं और बहुत से दलाल या खरीदार वहाँ पर उपलब्ध होते हैं और उनके बीच प्रतियोगिता होती है। और प्रतियोगिता के द्वारा एक कीमत निर्धारित हो जाती है, एक तय कीमत निर्धारित हो जाती है कि भाई बाजरा 12 रुपये किलो बिकेगा या 15 रुपये किलो बिकेगा। अब उस 12 या 15 रुपये किलो पर किसान अपना चाहे जितना माल बेच सकते हैं। तो प्रत्येक किसान अपना जो माल लाया है वो वहाँ उस कीमत पर बेच देता है। इसी प्रकार से पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार की जो कीमत निर्धारित हो जाती है वो एक फर्म के लिए दी हुई मानी जाती है। उस दी हुई कीमत पर फर्म चाहे जितना माल बेच सकती है। दूसरा है वस्तुएं समरूप होती है, होमोजीनियस होती है। अब जैसे बाजरा, एक किसान और दूसरे किसान के बाजरे में किसी प्रकार का अंतर नहीं माना जाता है। बाजरे का मतलब बाजरा है, वो एक जैसा ही है। तो इसके अंतर्गत जो सभी फर्में हैं वो ऐसी वस्तुएं बनाती है जिन्हें ग्राहक एक सी या समरूप मानते हैं। यही कारण है कि कोई भी उत्पादक अपनी वस्तु की कीमत ऊंची नहीं रख सकता है। यदि वह ऊंची कीमत लेने लगता है तो ग्राहक दूसरे विक्रेता के पास चले जाते हैं। अब एक किसान कहता है कि नहीं, मैं तो 15 नहीं 20 रुपये किलो बेचूंगा, तो उसका माल नहीं बिकेगा। तो समरूप वस्तुओं के कारण ही समस्त बाजार में उस वस्तु की कीमत एक सी पाई जाती है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उपभोक्ता ही इस बात का निर्णय करता है कि दो वस्तुएं समरूप है अथवा नहीं है। यदि उसके मस्तिष्क में दो वस्तुओं के बीच वास्तविक या कृत्रिम भेद पैदा हो जाता है तो उसके भावों में भी अंतर उत्पन्न हो जाएगा। कई बार हम देखते हैं ना, बाजरे में भी कोई कहता है कि ये नहीं, ये देसी बाजरा है ना, ये फार्मी बाजरा है। तो अगर इस प्रकार का भेद उपभोक्ता के दिमाग में है तो ऐसी स्थिति में भावों में भी अंतर उत्पन्न हो सकता है। इन दोनों मान्यताओं के कारण ही एक फर्म का जो औसत आय वक्र होता है वो क्षैतिज होता है, क्योंकि अनेक फर्में होने के कारण एक फर्म कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती है और वस्तुओं की समरूपता के कारण कीमत का अंतर भी उत्पन्न नहीं होता है। तीसरी फिर इसकी शर्त है स्वतंत्र प्रवेश यानी फ्री एंट्री। पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में उद्योग में कोई भी नई फर्म प्रवेश कर सकती है, इस पर कोई रोक टोक नहीं होती है। यही कारण है कि उद्योग में फर्मों की संख्या विशाल होती है। नई फर्मों के आगमन से दीर्घकाल में एक फर्म को केवल सामान्य लाभ ही मिल पाता है, अधिसामान्य लाभ
नहीं मिलते हैं, उनको केवल सामान्य लाभ मिलेगा जो उसकी कीमत में शामिल होगा। इसी शर्त का दूसरा भाग यह है कि कोई भी फर्म उद्योग छोड़कर जा सकती है। यदि किसी फर्म को घाटा हो रहा है तो वो उद्योग छोड़ करके बाहर जा सकती है, यानी स्वतंत्र प्रवेश के साथ साथ स्वतंत्र बहिर्गमन भी होता है। कोई भी फर्म दीर्घकाल में प्रवेश कर सकती है और दीर्घकाल में बाजार को छोड़ करके जा भी सकती है। तो अगर इन तीनों शर्तों को लें हम, तब तक ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होकर के प्योर कंपटीशन यानी विशुद्ध प्रतियोगिता भी कहा जाता है। कई बार पूछ लिया जाता है कि विशुद्ध प्रतियोगिता की क्या शर्तें हैं, तो ये तीनों शर्तें जो पूर्ण प्रतियोगिता की है वो शर्तें विशुद्ध प्रतियोगिता की भी है। तो विशुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में केवल अंतर ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत विशुद्ध प्रतियोगिता की शर्तों के साथ साथ कुछ और शर्तें जोड़ी जाती है ना। 2-3 शर्तें और है जो जोड़ देंगे तो अब वो विशुद्ध से पूर्ण प्रतियोगिता बन जाएगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता की शर्तों के अंतर्गत चौथी शर्त है कि बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में जो सभी क्रेता और विक्रेता होते हैं उनको बाजार की दशाओं की पूरी जानकारी होती है, उन्हें कीमतों का पूरा ज्ञान होता है। इसलिए क्रेता कम से कम कीमत पर माल खरीदने और विक्रेता ज़्यादा से ज़्यादा कीमत पर माल बेचने का प्रयास करते हैं, और ये हम कृषि मंडी में देख सकते हैं इसको। बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान न होने पर वे ऐसा नहीं कर पाते। नेक्स्ट शर्त है कि उद्योगों के बीच साधनों की गतिशीलता वो है पूर्ण रूप से होती है, पूर्णतया गतिशील होते हैं। एक साधन कम उत्पादकता के स्थान से अधिक उत्पादकता के स्थान पर जा सकता है, जिससे उत्पादन के साधनों का विभिन्न उद्योगों के बीच बंटवारा अनुकूलतम हो जाता है। इसी प्रकार साधन एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर भी गतिशील हो सकते हैं। अगर गांव में से वो शहर की तरफ भी जा सकता है, या एक उद्योग एक फैक्ट्री को छोड़ करके दूसरी फैक्ट्री में भी जा सकता है। इसे स्थानीय गतिशीलता भी हम कह सकते हैं। तो साधन की गतिशीलता के फलस्वरूप उसकी कीमत विभिन्न उद्योगों व विभिन्न स्थानों पर एक सी पाई जाएगी, लेकिन उसकी कीमत जो है वो एक सी ही होगी। नेक्स्ट है फिर परिवहन लागत का शून्य पाया जाना या परिवहन लागत का नहीं पाया जाना। तो पूर्ण प्रतियोगिता में समस्त उत्पादक परस्पर इतने समीप रह करके काम करते हैं कि कोई भी परिवहन लागत नहीं लगती है। परिवहन लागतों के पाए जाने पर कीमतों के अंतर उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कृषि मंडी में किसान लाता है माल, तो कोई 5 किलोमीटर से आता है, कोई 10 किलोमीटर से आता है, और कोई हो सकता है 20-25 किलोमीटर से भी आता हो। तो ऐसी स्थिति में वो जिस माल साधन में भर के ला रहे हैं उसकी कीमत को उसमें नहीं जोड़ते हैं, तो परिवहन लागत शून्य मानी जाती है। वहाँ सिर्फ अनाज की कीमत का निर्धारण होता है पूर्ण प्रतियोगिता के द्वारा कि कितना माल आया है, कितनी पूर्ति है, मांग कितनी है, उसके आधार पर कीमत का निर्धारण और मात्रा का निर्धारण हो जाता है। तो इस प्रकार से पूर्ण प्रतिस्पर्धा या पूर्ण प्रतियोगिता के लिए अनेक फर्में समरूप वस्तु, स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन, बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता एवं परिवहन लागतों की अनुपस्थिति की शर्तें लागू होती है ना। तो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति जैसा कि मैंने बताया कृषिगत पदार्थों में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे गेहूं है, कपास है आदि के बाजारों में हम इसे देख सकते हैं, जहां अनेक उत्पादक एक सा माल लेकर के बाजार में आते हैं और अकेला उत्पादक वस्तु की कीमत को दिया हुआ मानकर चलता है। वह अपने कार्यों से कीमत को प्रभावित या परिवर्तित नहीं कर सकता है। वह कुल उत्पत्ति का बहुत ही छोटा अंश उत्पन्न करता है, जिससे वह कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। तो पूर्ण प्रतियोगिता के मॉडल में उत्पत्ति व कीमत के निर्धारण का जो अध्ययन है वो बहुत ही सुगम हो जाता है। उसका अध्ययन हम आगे चल कर के करेंगे, है ना। इसको आधार मान करके ही वास्तविक जगत में पाई जाने वाली विभिन्न बाजार की दशाओं का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र में पूर्ण प्रतियोगिता की दशाओं के अध्ययन पर काफ़ी बल भी दिया जाता है। तो प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से अगर हम देखें तो एक छोर पर पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, तो दूसरे छोर पर एकाधिकार, जिसमें प्रतिस्पर्धा का पूर्ण अभाव होता है। तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाले बाजार को पूर्ण बाजार भी कहते हैं, तथा शेष बाजार जैसे एकाधिकार है, एकाधिकारात्मक है या अल्पाधिकार है, बाजारों को अपूर्ण बाजार कहा जाता है। तो अगर सवाल ये पूछा जाता है कि पूर्ण बाजार को समझाइए, तभी हमें पूर्ण प्रतियोगिता को ही समझाना है। इससे आगे के वीडियो में हम पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत निर्धारण एवं उत्पत्ति की मात्रा के निर्धारण का अध्ययन करेंगे।